Assalamualaikum students, Noman Siddiqui here once again. Today I am going to explain paper 2 of October-November series Year 2022 2022। जैसा कि आप जानते हैं ये it is quite little bit easy paper than as compared to paper 1 और इसमें यह है कि आपको एक अच्छा स्कोर करने का बेहतरीन मौका मिलता है। 1 hour 30 minutes का टाइम है, 75 मार्क्स का ये पेपर है अकॉर्डिंग टू ओल्डर स्कीम। इस साल जो आपका पेपर आएगा वो 80 मिनट्स का आएगा। पहले बता दूं, कैलकुलेटर एंड पीरियोडिक टेबल इज अलाउड, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप सब जानते हैं दिस पेपर बेसिकली बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। ज़्यादातर इसमें जो काम है वो अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग का है। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, पेपर 2 थ्योरी 5070-2022 अक्टूबर नवंबर 1 hour 30 minutes। ऑल क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू। ब्लैक और डार्क ब्लू पेन यूज़ करना है। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सेक्शन ए में से सारे क्वेश्चन करने हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, टेक योर टाइम, सुकून से ठंडी सांस लेकर अच्छे तरीके से पेपर करें। वेरी इजी क्वेश्चन। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये दिखा दिए हैं पार्ट। अब आपको यहां से आंसर देने हैं। ईच सिंबल में बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट दैट इज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस सबको पता होना चाहिए, मेड यूज फॉर मेकिंग अमोनिया। तो व्हेन यू मेक अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस यू नीड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, वो हम यूज़ करते हैं फेरिक। कौन सा यूज़ करते हैं जनाब? फेरिक। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? फेरिक। तो कुछ नहीं करना, फेरिक लिख देना है, 1 मार्क क्लियर। ठीक है बेटा। फिर देन इज यूज टू मेक फूड कंटेनर बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब सबके घरों में चारों तरफ ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो फूड कंटेनर्स के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं जो कि कोरोड नहीं होता, लाइट वेट है और वो एयर को पास नहीं होने देता। तो वेरी ऑब्वियस आंसर इट इज़ एल्युमिनियम। 1 मार्क फिर क्लियर, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी। रट्टेबाजी वाले क्वेश्चन हैं, याद करने वाले। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इज अबाउट 1% बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। तो 1% ड्राई एयर में कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर देख लो। अब जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन 78% और 20 से 21% ऑक्सीजन होती है। 1% आपके पास बचते हैं, उसमें आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ट्रेस अमाउंट वाटर वेपर्स भी हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्गन। क्या? आर्गन। तो लिख दें यहाँ पर आप, द करेक्ट आंसर इज आर्गन। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट। हेमाटाइट से कौन सा एलिमेंट? हेमाटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। तो जाहिर सी बात है आयरन ही एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आयन विद द चार्ज ऑफ -2। -2 का चार्ज किस ग्रुप का होगा? ग्रुप 6 का। तो ग्रुप 6 में क्या चीज़ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्या चीज़ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो आप यहाँ लिख दें ऑक्सीजन। क्या लिख दें आप इस आंसर में? ऑक्सीजन लिख दें। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑक्सीजन। आपके ये 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, बगैर किसी दिक्कत के क्लियर हो गए। कतरा कतरा दरिया बनता है। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसकी की ये है कि आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो बेटा, दिस इज क्लोरीन सिंगल एटम, दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल और दिस इज क्लोराइड आयन। दिस इज एटम, this is molecule and this is chloride ion. He is asking about chlorine molecule के आपको बॉन्डिंग दिखानी है। तो देखो इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ड्रॉ ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट द एटॉमिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इनके लोन पेयर्स दिखा दो आप। यू नो दैट लोन पेयर्स, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ये 1 मार्क आपका क्लियर हो गया। इसको इस तरह दिखा दें, या फिर आप सर्किल बनाकर इसका डायग्राम भी दिखा सकते हैं। ये डायग्राम कह रहा है तो डायग्राम आप इस तरह बना सकते हैं। ये देखो, एक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, 3 लोन पेयर ओवर हेयर बिकॉज इट कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 लोन पेयर क्रॉस दिखा दें यहाँ पर आप, और यहाँ पर आप दिखा दें बॉन्ड पेयर। ये आपका 1 मार्क क्लियर। स्टेट 1 यूज ऑफ क्लोरीन, अब याद करो क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। इधर काम आ रहा है टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट लिख दो, किल बैक्टीरिया, किल जर्म्स, वॉट एवर, 1 मार्क क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया। अब है बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक्वस क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, इक्वेशन गिविंग। स्टेट द कलर ऑफ ब्रोमीन, सबको पता होना चाहिए कलर ऑफ ब्रोमीन ऑरेंज, इसीलिए या रेडिश ब्राउन, या दोनों ठीक है, आपका 1 मार्क क्लियर। एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज, नेक्स्ट पार्ट अबाउट the reactivity of the halogens, why aqueous bromine does not react with aqueous potassium chloride. We know that in halogens reactivity decreases down to the group fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Reactivity decreasing going down. Reactivity decreases going down in the group. So fluorine is most electronegative than chlorine. So chlorine cannot displace its fluorine. बट क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, बट ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन। समझो बात को। तो अब यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दिस ब्रोमीन, दैट इज वाई रिएक्शन डज नॉट हैपन। तो आप लिख दो बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। यहाँ लिख दें आप, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और उल्टा लिख दें, और ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। अलाउड, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं है एग्जामिनर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान बात चल रही है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड है ब्रोमीन। पीरियोडिक टेबल में, इन योर पीरियोडिक टेबल ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन एंड मरकरी। So it is asking about describe the arrangement and separation of the particles in a liquid. यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, he is asking about describe मतलब बयान कर दें, लिख कर बताएं। अरेंजमेंट तो क्या लिखेंगे आप, लिक्विड में क्या अरेंजमेंट होती है, रैंडम, नॉट फिक्स, layers in disorder arrangement, layers in disorderly arrangement। ठीक है, फिर describe the arrangement and separation of the particles in a liquid, separation close together, touching to each other, close not very close, jam pack नहीं है, याद रखना, क्लोज टूगेदर टचिंग। तो इस तरह ये लाइक दिस, दे आर नॉट जैम पैक्ड बट क्लोज टूगेदर, और टच कर रहे होते हैं हल्का हल्का। नाउ डी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स विच डिप्लीट द ओजोन लेयर। यू नो ओजोन लेयर O3 एंड इट इज एलोट्रॉप। सब कुछ बता रहा हूँ साथ साथ।
एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। याद करो भाई सब लोग ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस। रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ यूवी रेज। ठीक है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। क्या करती है ये? अल्ट्रावायलेट रेज से दुनिया को बचा रही है, जमीन को बचा रही है। और हम लिख सकते हैं स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेज टू रीचिंग द अर्थ फ्रॉम सन, टू रीचिंग द अर्थ फ्रॉम सन। प्रॉब्लम क्या है? क्या किया हमने इसके साथ? अगर ये जमीन तक पहुंचेगी तो क्या होगा भाई? स्किन कैंसर। क्या होगा? स्किन कैंसर, आइज प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, सनबर्न, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये सारे आपके 9 मार्क्स बड़े आसानी से क्लियर। अगेन ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड था। अब देखो यार, ये फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन सबको पता होना चाहिए, CnH2n+2। कुछ नहीं करना, 1 मार्क क्लियर। नेम दिस अल्केन। अब हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट? 1 2 3 4। तो फर्स्ट मेंबर क्या कहलाएगा अल्केन का? मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, और फोर्थ वन पर क्या आएगा? ब्यूटेन। तो योर करेक्ट आंसर, 1 वर्ड आंसर, सिंपल, 1 मार्क क्लियर करो, ब्यूटेन। कुछ नहीं करना। अब वो कह रहा है इस ब्यूटेन का, जिसका फार्मूला है C4H10, आइसोमर्स बना दें। भाई ऑल ऑफ यू मस्ट नो व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structures, but different। अब इसके बना दो डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक आइसोमर बना हुआ है, डिफरेंट आइसोमर। अब आप चाहो तो इस तरह बना दो, 1 2 3, और सेंटर कार्बन से ब्रांच निकाल दो। अब वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो 1 बॉन्ड यहाँ बन गया, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, इधर भी 3, इसके साथ भी 3, और यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बन गए, 1 हाइड्रोजन। ये आपका 1 मार्क क्लियर। अच्छा, वो कह रहा है सारे बॉन्ड शो करने हैं, तो आप इसको डिस्प्लेट करके दिखा दो। कैसे डिस्प्लेट करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर कॉर्नर पर आप लगा दो हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेट फॉर्म हो गई। इसी तरह लिखेंगे आप एग्जाम में, तो आपको वो पूरा मार्क्स 1 दे देगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया 1 मार्क क्लियर। अब वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं अगले पार्ट। अरे ये क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया है? ये आ गया। ये क्या कर दिया नुमान भाई? आ गया, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हैं? द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, एक मसला थोड़ी है इसमें, पेन गायब हो गया। ये क्या हो गया भाई? आ गए क्या? अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसेस फ्रैक्शंस containing alkanes of different chain lengths. Separation by fractional distillation depends on a physical property of the fraction. ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से याद करो।
आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, लिक्विड है, बहुत सारे मिक्सचर है, उसको अलग करना होता है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? भूल गए? बॉइलिंग पॉइंट। विच प्रॉपर्टीज? अब ये याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट पर बात होती है। स्टेट द मेन यूज ऑफ नेफ्था फ्रैक्शन। नेफ्था फ्रैक्शन का मेन यूज फीड स्टॉक है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीड स्टॉक और क्या बनाता है ये? मेकिंग डिफरेंट केमिकल्स। मेकिंग केमिकल्स। ठीक है भाई, तो ये भी आपका सुंदर तरीके से, निहायत ही बेहतरीन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम जारी है। 1 मार्क क्लियर। लार्जर अल्केन मॉलिक्यूल्स आर क्रैक्ड टू फॉर्म स्मॉलर अल्केन मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग लार्जर अल्केन। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम लार्जर अल्केन्स हमारे किसी काम के नहीं है, तो उनको क्रैक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारे पास है C5H12 पेंटेन। क्या इसको अगर आप क्रैक कर दो, फॉर एग्जाम्पल C2H6 इथेन में और C3H6, तो ये क्या बना? इथेन। और ये क्या बना? प्रोपीन। दोनों तरफ कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो भाई these two fractions are more useful than pentane. This is the greatest advantage of cracking. तो आप ये लिख दो, शॉर्टर चेन फ्रैक्शन मोर इन डिमांड, चेन फ्रैक्शन लेस इन डिमांड, लार्जर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द फ्यूल्स दैट आर नीडेड टू द मोस्ट। देखो यार, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर, मतलब वो फ्यूल्स भी हैं, जैसे कि मीथेन फ्यूल है, इथेन फ्यूल है, मिथेनॉल फ्यूल है, इथेनॉल फ्यूल है, पेट्रोल फ्यूल है। पेट्रोल का फार्मूला C8H18। तो जितने लॉन्ग चेन कार्बन होगी उसको यूज़ उतने मुश्किल होंगे, उसको उसकी कंबस्शन भी मुसीबत वाली होगी। तो क्रैक करके हम उसको अपने काम के लिए निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो शॉर्टर कार्बन, शॉर्टर चेन, अरे यार, शॉर्टर चेन, शॉर्टर चेन इन मोर डिमांड, मोर डिमांड, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, easy to use, easy to use in different chemical industries। अब क्रैकिंग के लिए दो कंडीशन भाई बहुत आपको याद होना चाहिए, रट्टे वाला है। हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड सूटेबल कैटलिस्ट, एंड सूटेबल कैटलिस्ट। तो ये तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन कंप्लीट। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of ultraviolet light to form compound that contain carbon, hydrogen, chlorine। अब आप देखो यार, ये इनके वो दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं? परसेंटेज। आपने क्या करना है, इन परसेंटेजेस से एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? मोल रेशोज निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मोल रेशो। तो कार्बन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, 37.8 डिवाइडेड बाय 12, 1 मोल रेशो आ जाएगा। हाइड्रोजन 6.3 डिवाइडेड बाय 1, तो 6.3 ही आ जाएगा। और क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है? 55.9 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 35.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो कार्बन की वैल्यू कितनी आएगी? 37.8 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गई जनाब 3.15। और क्लोरीन 55.9 डिवाइडेड बाय, सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, 1.5, ये भी। तो अब क्या करना है? लोएस्ट उठा लें। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 1.5। सबको इससे डिवाइड कर दें, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 आ गया। 6.3 डिवाइडेड बाय 1.5, 4 आ गया। और 3.18 डिवाइडेड बाय 1.5, 2 आ गया।
आपका एम्पेरिकल फार्मूला बन गया C2H4 और 1 क्लोरीन। ये लो भाई, बड़ी आसानी से विद इन अ टाइम आपने इसका आंसर निकाल दिया, मोल रेशो निकाला और उस मोल रेशो से आपने सिंप्लीफाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला बना C2H4Cl। क्लियर? कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। 10 मार्क्स क्लियर हैं आपके। हो अब देखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला गिवन है, अमोनियम सल्फेट इज अ फर्टिलाइजर। क्यों डालते हैं हम? एग्जामिनर पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई फार्मर्स पुट फर्टिलाइजर ऑन सॉइल वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। क्यों डालते हैं? अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए। क्यों डालते हैं? टू ग्रो मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्रॉप्स। बस अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और आप लिख सकते हो टू इंप्रूव प्लांट ग्रोथ, टू इंप्रूव प्लांट ग्रोथ। इसका एक और आंसर हो सकता है टू इंप्रूव प्लांट ग्रोथ। फिर एक्सप्लेन वाई फार्मर्स डू नॉट ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉइल इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अमोनियम सल्फेट। देखो यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अल्केलाइन सॉल्यूशन है। क्या है? अल्केलाइन सॉल्यूशन। ये अल्कली है। ये क्या है? और जैसे ही अमोनियम फॉस्फेट ऐड करने के बाद अगर आप फौरन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दोगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाएगा। अमोनिया इज प्रोड्यूस and given off, so nitrogen content is decreased, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये इसका नुकसान है। ठीक है भाई, तो ये आपके 2 मार्क्स क्लियर। यहाँ पर देख लो, अमोनिया इज प्रोड्यूस क्योंकि अमोनियम सल्फेट यूज किया है। जब भी अमोनियम सल्फेट, फॉर्मूला गिवन है NH4 को किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे, प्रोडक्ट में निकलेगी अमोनिया, जो कि नाइट्रोजन कंटेंट को कम कर देगी। और हम सब जानते हैं नाइट्रोजन कंटेंट आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एक्सीलेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? अब अगला सवाल फिर कैलकुलेटर का है कि कैलकुलेट, ये 2 मार्क्स क्लियर हो गए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बायोमास ऑफ नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो आपको एमआर निकालना पड़ेगा अमोनियम सल्फेट का, सबको निकालना आना चाहिए। नाइट्रोजन 2 है तो 14 टू द 28, हाइड्रोजन होगा 4 टू द 36, 36 में 32 सल्फर का ऐड करो और 16 4 द 64, तो टोटल मास बनेगा ये 132। कितना बनेगा? इसमें नाइट्रोजन कितना है? 2 पार्ट्स है नाइट्रोजन के, 28। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगी? 28 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका नेट आंसर आ जाएगा आपके पास अराउंड 21% या 21.21%, 21.2%। 3 मार्क्स फ्री फंड के क्लियर हो गए। एग्जामिनर की सोच पर 21 तोपों की सलामी है मेरी तरफ से कि इतने हलवा क्वेश्चन को 3 मार्क्स दे दिए। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप पूरे A ग्रेड लेकर पास हो, A स्टार लेकर पास हो। अब अगर कोई पास ही ना होना चाहे तो मैं और एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो, अमोनियम सल्फेट, अभी मैंने बताया है, अमोनियम सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या आएगी प्रोडक्ट? इसको बैलेंस करो, अमोनिया बनेगा गैसोस स्टेट में। और सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन अमोनिया माइन, सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और प्लस फाइनली वाटर बनेगा।
अब देखो इस इक्वेशन की थीम को समझते हैं। जब भी अभी मैंने ऊपर बताया अमोनियम सल्फेट किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली से रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस निकालेगा? अमोनिया। अब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस अमोनियम। यहाँ अमोनियम सल्फेट में ये प्लस है और यहाँ पर सोडियम प्लस है, तो रिप्लेसमेंट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट, सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर, और फाइनली आपने इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। बैलेंसिंग द इक्वेशन सबको आती है। लास्ट पार्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री। वो क्या कह रहा है? अमोनियम सल्फेट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो एंडो। कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होती है और रिएक्टेंट हमेशा नीचे होते हैं, तो इसको आप बना दें बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, देखो बना देते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है, इस तरह आप बना देंगे ऐसे करके। एक मिनट, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। ये देखो ऐसे बनाएंगे आप। ये आपकी ऊपर प्रोडक्ट आ गई। कौन सी प्रोडक्ट आ गई? अमोनिया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपके यहाँ पर रिएक्टेंट आ गए। रिएक्टेंट क्या था आपका? एक ही था, अमोनियम सल्फेट। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ गई और ये आपका डायग्राम 2 मार्क्स का क्लियर है। ठीक है भाई, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये 10 मार्क्स यहाँ पर भी आपके आसानी के साथ बहुत क्लियर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल एंड मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, वो बोल रहा है जिंक रिएक्ट विद एक्वस कॉपर टू आयन, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो यहाँ पर जिंक का चार्ज है 0, कॉपर का चार्ज है +2। तो जब जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर, रिएक्टिविटी सीरीज याद है सबको? जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन और कॉपर का चार्ज +2 से हो गया 0, ये हो गई रिडक्शन। तो देखो अब आपको क्या करना है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so easily donates electron and become oxidized and become oxidizes. On the other hand, copper +2 ions reduces by gaining 2 electron. That's it. ये आपके 2 मार्क्स क्लियर। ये आपके जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इजीली डोनेट्स और लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ऑक्सीडाइजेज। ठीक है भाई, और बहुत इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इजीली हो रहा है। फिर एक्वस अमोनिया इज एडेड टू जिंक एक्वस टू एक्वस जिंक आइन। जिंक आइन्स हैं आपके पास 2+ के चार्ज के साथ, इसमें आपने एक्वस अमोनिया ऐड कर दी। ठीक है, अमोनिया ऐड कर दी। अब ये देखो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया इज एडेड। क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। क्या बनेगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, जो कि एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगी। डिसॉल्व इन एक्सेस अमोनिया, डिसॉल्व इन एक्सेस। और जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी? कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद करने वाला है। ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पार्ट, मोल्टन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जिंक क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है जो कि मोल्टन में और या एक्वस में करंट कंडक्ट करते हैं। अब आप याद रखो मोल्टन है तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगी। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगी? जिंक +2 आइन बनेगा और +2 क्लोराइड आइन बनेंगे।
ये जाएगी एनोड पर, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये जाएगा कैथोड पर, रिडक्शन हो जाएगी। तो एनोड पर जाएगी क्लोरीन और कैथोड पर कौन जाएगा, जिंक जाएगा। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होती है रेड कैट रिडक्शन। नेक्स्ट पार्ट, ये देखो बिल्कुल आसान बात है, रट्टे वाली, कोई इसमें आपको याद करना है, मेमोराइजिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आपकी लर्निंग अच्छी हो। फिर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई जिंक क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, सबको पता है। हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ions, ये लिख दो यार बस, कोई इसमें मसला नहीं है। हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है भाई, ये आपका 2 मार्क्स फ्री फंड का क्लियर हो रहा है, बच्चों वाली बातें। अभी तक इस पेपर में कोई ऐसी बात नहीं आई जो मुसीबत कर रही हो, फंसा रही हो, आसान पेपर था ये। हाँ, कल जो हमने पेपर 1 सॉल्व किया था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, मुश्किल था, बट ये तो बिल्कुल ही। फिर एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेट व्हाई एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड इज नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन हाई अप इन द वेरी सीरीज। एल्युमिनियम इज टू reactive, high up, very high up, very high up, कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेट 1 प्रॉपर्टी ऑफ विच मेक इट सोल्यूबल कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट बाय लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंस है और ये पावर हेड केबल में इसीलिए काम आता है। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल सच एज एल्युमिनियम एंड कॉपर, भाई कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स और उनके ओर्स। 11 नंबर, कोई बगैर किसी प्रॉब्लम के अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें दिमाग और मेहनत ज़्यादा खप रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्टेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल देखो यार, 6 क्लास से 7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 78%। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट में, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट अ हाई टेम्परेचर एंड इन अ क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम आ गया है। प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। देखो यार, कल भी मैंने आपको बताया था, गैस का प्रेशर डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ मोल्स पर। रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल हैं, 3 मोल। प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं, 2 मोल। मोर मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, मोर मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो एक क्लोज कंटेनर में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट रिएक्टेंट साइड पर ज़्यादा होगा और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा आपका राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अरे पूरा ही गलत भर दिया हमने, तो क्या कर दिया, भंड मार दिया। सॉरी। यहाँ पर भी भाई कितने मोल्स हैं, आई एम सॉरी, 2 मोल्स। और यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो प्रेशर का इम्पैक्ट तो होगा ही नहीं भाई। नो इफेक्ट ऑन पोजीशन, नो इफेक्ट ऑन पोजीशन। एक्सप्लेनेशन लिख दो, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑन। और ये क्या होता है कि गैसेस के जो मोल्स हैं, गैसेस का प्रेशर डिपेंड करता है उनके मोल्स के ऊपर। दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लें आप,
ठीक है भाई। अब देखो यार यहां पर क्या कह रहा है, द टेबल शोज अरे रुक जा भाई एक जगह, क्या कर रहा है। द टेबल शोज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड NO इन अ क्लोज कंटेनर एट द 3 डिफरेंट टेम्परेचर। पहला आपने किया 800 पर, दूसरा किया आपने 1000 पर, और तीसरा किया 1200 पर, 1200 पर। कंसंट्रेशन कितनी रही? 0.02, 0.2, और तीसरी दफा पर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई 20। तो वो ये पूछ रहा है कि शो स्टेट व्हाट दिस इंफॉर्मेशन शोज अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज क्या है? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। कैसे पता लगा ये रिएक्शन इज एंडोथर्मिक है? ये देखो कहां गया क्वेश्चन। अरे भैया ये देखो, एट हाई टेम्परेचर यहां पर डेल्टा H बताई नहीं गई है, 2 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी दे रहे हैं आप। तो यहां से क्लू मिल रहा है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या है? टेम्परेचर बढ़ाया 800 फिर 1000, तो 0.02 देखो बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड की यील्ड बढ़ रही है। यील्ड बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, एंडोथर्मिक चेंज है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड कम होती है तो एक्सोथर्मिक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां से हमें क्लू मिल गया कि 800 पर कितना बना था? 0.02 मोल। टेम्परेचर बढ़ाया, यील्ड इंक्रीज हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाया, मोर यील्ड इज इंक्रीज। तो यहां से पता लगा दिस इज एंडोथर्मिक चेंज, दिस इज एंडोथर्मिक चेंज। क्लियर है बॉस? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला ना वो अपने अल्फाज में लिख दो। हायर कंसंट्रेशन, हायर concentration of NO on higher temperature, on higher temperature, by increasing temperature yield is going to be increased. This simply means it is endothermic reaction. जो मैं बोल रहा हूं अपने अल्फाज में लिख दो। ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा हलवा था, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी, दिमाग लगाया था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा था। अब आ जाए भाई फिर ये बैलेंसिंग द इक्वेशन और कंप्लीटिंग द इक्वेशन। नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड NO रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर। NO नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन से, गैसोस फॉर्म में। क्या बन रहा है? अमोनिया बन रही है, सॉरी क्या बन रही है? अमोनिया बन रही है प्लस वाटर बन रहा है। अभी कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बैलेंस कर दो भाई। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 5 हाइड्रोजन कैसे आएंगे यार? H2 सही है। ऑक्सीजन कितने? 1, यहाँ पर भी 1, नाइट्रोजन इधर भी 1 इधर भी 1। बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ हाइड्रोजन 5 है, तो क्या करें यार? 2 लगाऊंगा तो 4 हो जाएंगे, 3 लगाऊंगा तो 6 हो जाएंगे, 4 लगाऊंगा तो 8 हो जाएंगे, 5 लगाऊंगा तो 10 हो जाएंगे। अब क्या करें? ये हो गए, यहाँ पर भी 2 लगाओ और यहाँ पर भी 2 लगाओ, इक्वेशन बैलेंस हो गई है मेरा ख्याल है। चेक कर लें। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन हैंग 2 ऑक्सीजन, 5 to the 10 हाइड्रोजन, 2 3 the 6 और 2 to the 4। ये लो इक्वेशन बैलेंस। स्टेट 1 सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। हाँ भाई इसकी बता दो, रट्टे वाली बात है। कहां से निकल रही है ये? मोटरसाइकिल मोटर कारों के इंजन से, क्योंकि देखो ये सोर्स है इसकी। व्हीकल के इंजन्स लिख दो, व्हीकल इंजन्स लिख दो, कार एग्जॉस्ट फ्यूम लिख दो, पावर्ड पावर स्टेशन, फॉसिल फ्यूल पावर्ड पावर स्टेशन। रट्टे वाली बात है, पावर्ड
पावर स्टेशन। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है तुम फंस रहे हो। नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, बिल्डिंग्स को क्या करती है, कोरोड कर देती है भाई। वन वर्ड आंसर दो, बिल्डिंग को क्या करती है ये, कोरोजन, क्या करती है, कोरोजन, कोरोड कर देती है। और इसको इंग्लिश में एरोजन भी कहते हैं। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तुम लोगों की। स्टेट द फार्मूला ऑफ थाइन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, एच प्लस थाइन, बच्चों वाली बातें पूछ रहा है। क्या करूं, मेरा दिमाग, मैं पेपर बनाऊं तो तुम लोग बेटा पास नहीं हो सकते, याद रखना मेरी बात। दुनिया का कोई माइकल लाल पास नहीं हो सकता और कोई मुझे चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। फिर बच्चों वाली बात, एक नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को बोलूंगा, वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कितने कार्बन है गिन लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो C3, और कोई कार्बन दिख रहा है, चौथा कार्बन C4, फिर H पर आओ, 1 2 3 4 5 6, C4H6, इसी तरह एग्जाम में करना, C4H6, ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 5। ये लो यार, मैं क्या करूं यार, हलवा सवाल मार दूंगा जान से एग्जामिनर को, लेकिन फिर भी तुम लोगों के स्टार नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूं। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद मीथेनॉल, अब ये तुम्हें पता है ना, जब भी एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, एसिड ऑर्गेनिक एसिड प्लस अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड, किसकी, ऑर्गेनिक एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है। अब देखो यार, वो पूछ रहा है नेम दिस एस्टर। अब जिसने ऑर्गेनिक अच्छी सी पढ़ी हो उसको पता होता है जब भी एस्टर का नाम देते हैं तो अल्कोहलिक पार्ट पहले आता है, अल्कोहलिक पार्ट पहले आता है। यहां पर अल्कोहल कौन सा है, मीथेनॉल, तो एस्टर का नाम कहां से शुरू होगा, अल्कोहल से, तो मिथाइल। और ये कौन सा है, इथेनोइक एसिड, सॉरी 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। देखो अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। वेन एवर एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद एन एस्टर ऑलवेज, और सॉरी, वेन एवर एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एन अल्कोहल ऑलवेज एस्टर एंड वाटर इज प्रोड्यूस। वेन यू आर गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, स्ट्रक्चर बनाओगे एस्टर का, स्ट्रक्चर समझ लो बात। स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट विथ एसिडिक पार्ट, स्टार्ट विथ एसिडिक पार्ट, जिंदगी आसान कर रहा हूं। बट वेन यू आर गोइंग टू नेम ऑफ एस्टर, नेम ऑफ एस्टर स्टार्ट विथ अल्कोहलिक पार्ट, स्टार्ट विथ अल्कोहलिक पार्ट, that is why the name of this particular ester is methyl propanoate. now structure बनाना है, this is the acid। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, एसिड में कितने कार्बन है, 3, तो ये देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये तो हो गया एसिडिक पार्ट। ये तो हो गया, इसका O ले लें और OH से O उठाएं और CH3। ये सीधा सीधा इंतहाई आसान तरीके से बन गया स्ट्रक्चर एस्टर का। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH3 नहीं, CH3 यस, फार्मूला देखो, CH3 CH2 COO CH3। वन यूज ऑफ एस्टर बाय फूड फ्लेवरिंग, कुछ नहीं करो, फूड फ्लेवरिंग लिख दो। फूड फ्लेवरिंग, ठीक है, फ्री के नंबर ले लो, लूट लो। मेरे ख्याल से जिसने पेपर बनाया था वो भी अल्कोहलिक था, अल्कोहल के नशे में पेपर बना दिया इतना आसान। इथेनोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बनाने का पुराना तरीका फर्मेंटेशन। गिव वन अदर मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से याद करो। इथेनोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ
ethanol, bacterial oxidation. Give one other method of oxidizing ethanol to produce ethanoic acid. जी पोटाशियम मैग्नेट यूज करेंगे 7 KMnO4 पोटाशियम मैग्नेट 7 से इसको एसिडिफाइड और ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, तो इसको आप रिएक्ट करा दें, आपके पास इथेनॉल तैयार हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, 2 मार्क्स फ्री के क्लियर। अब ये सवाल बच्चों को बड़ा मुसीबत डाल रहा है भाई, बड़ा मुसीबत, कि ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम दीज 2 मोनोमर्स टू शो। 2 रिपीट यूनिट्स दिखाने हैं, तो कैसे बनाओगे भाई, याद करो। ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड विथ एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड रिमूवल ऑफ स्मॉल, इसमें तो वाटर रिप्लेस होगा। तो देखो भाई ये कैसे बनेगा, जरा बना के दिखाओ। ये आपको देखना पड़ेगा। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर एंड द डायमाइन मोनोमर आर शोन। ठीक है भाई। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना था। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोनोमर एंड अ डायमाइन मोनोमर आर शोन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, एज वी नो दैट, और ये अमाइन लिंकेज है। ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा बिकॉज इट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एज आई टोल्ड यू। तो इसका पार्शियल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्साइल आइन, ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन से, और ये क्या मिलकर बनाएंगे, वाटर। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगी। रिमेनिंग मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह जोड़ेंगे, देखो CO डबल बॉन्ड के साथ O, ये OH रिमूव हुआ, कंटिन्यूअस चेन आई है, दिस इज कंटिन्यूअस चेन, दिस वन। और ये सिंगल यूनिट ने डाई अमाइन से रिएक्ट कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये जो पार्शियल स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का बनेगा। नंबर शो कर रहा है अनलिमिटेड। तो इस तरह आप इसको बनाएंगे इंतहाई आसानी के साथ। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है, कोई इसमें मुशक्क़त, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, दिमाग को हाजिर व नाजिर रखना है। इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी। ठीक है भाई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग, जो कि क्या है देखते हैं। स्टेट द मीनिंग द टर्म ऑफ कंडेंसेशन इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो वो पूछ रहा है कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंस का मतलब टू रिमूव और टू एलिमिनेट समथिंग। ठीक है भाई, तो ये आप देख लें। कंडेंसेशन का मतलब आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स या मेकिंग ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 different compounds, joining of 2 different compound with elimination of, with removal of a small molecule, removal of a small molecule in this syllabus, usually water, usually water। ठीक है भाई, तो ये कंडेंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स हैव अमाइड लिंकेज। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग डाइल्यूट एसिड्स। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस बाय दिस हाइड्रोलिसिस। रट्टाफिकेशन है अमाइनो एसिड्स। क्या, अमाइनो एसिड्स। और ये 10 मार्क्स आपके बड़ी आसानी से क्लियर हो गए हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। फॉर दिस इक्वेशन इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन अ कंपाउंड। डिस्क्राइब। अब आपको डिस्क्राइब भी करना है और लेवल डायग्राम भी बनाना है मेटल्स की, तो बड़ी आसानी के साथ बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल्स का स्ट्रक्चर देखो, मेटल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, बिल्कुल इस तरह।
ठीक है, 4 लेयर दिखा दें आप। सेंटर में आप पॉजिटिव आयन दिखाएं। ये लेवल डायग्राम बनाना है आपने, लाइक दिस। और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दिखा दें यहाँ पर आप, इस तरह दिखा दें या इस तरह दिखा दें, बात एक ही है। ठीक है बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा आसान था, आपने दिखा दिया आसानी के साथ। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखा दें आप। और इसकी जो बात है वो अपने अल्फाज में लिख दें तो इसकी डिस्क्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, क्लोजली पैक्ड आयन, क्लोजली पैक्ड पॉजिटिव आयंस, ये लिख दें आप जो हमने लिखवाई थी डेफिनेशन आपको। क्लोजली पैक्ड पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, इसमें भी आपके 3 मार्क्स क्लियर हैं, 1 मार्क की फिगर और 2 मार्क्स की ये डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बी पार्ट पर जाते हैं। द टेबल शोज द रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल विथ कोल्ड वाटर एंड विथ स्टीम। पहला मेटल है सीरियम, आई थिंक इट इज सीजियम या सीरियम। रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर स्लो है, रिएक्टिविटी विथ स्टीम वेरी फास्ट। निकेल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्टीम के साथ स्लो रिएक्ट कर रहा है। रुबिडियम वेरी फास्ट और धमाका कर देगा स्टीम के साथ, एक्सप्लोजिव। और मेटल जिंक नन और वेरी फास्ट। तो पोर द मेटल्स ऑफ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिव इनमें कौन सा है बताएं अब आप, कॉमन सेंस अप्लाई करें। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा और स्टीम के साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो है, तो स्टार्ट करेंगे आप निकल के साथ। तो लीस्ट रिएक्टिव इसमें निकल है। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा होना चाहिए, देखो जिंक, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है और इसकी फास्ट है, तो ये तो तीनों ऊपर जा रहे हैं बहुत फास्ट, तो सेकंड नंबर पर आ गया आपका जिंक। थर्ड नंबर पर सीरियम आ गया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ स्लो है। सीरियम का सिंबल है सीई, यस सी, यस सीरियम। और जो मोस्ट रिएक्टिव आ गया वो कौन सा बचा, रुबिडियम, ग्रुप 1 से। तो इसकी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी वेरी फास्ट है और ये एक्सप्लोजन कर देगा स्टीम के साथ, तो ये आ गया रुबिडियम, RB, 1 मार्क क्लियर। अब बाकाया जो है ना वो बच्चों वाली बात है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, टोटल प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 58, +3 का चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन 3 इसने माइनस कर दिए, कितने बचे 55। न्यूट्रॉन कितने 140 माइनस 58, तो कितना बचा 140 में से 58 माइनस कर दो, यहाँ कितने रह गए 13 में से 5 गए 8, 82। ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स फ्री फंड के क्लियर, कोई बात नहीं है। फिर जिंक रिएक्ट्स विथ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन बनाने से पहले इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो जिंक रिएक्ट कर रहा है, देखो हम यहाँ रफ में बनाएंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन। प्लस आपको बता दूं सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है AgNO3। ठीक है, किससे के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट ZnNO3 एंड सिल्वर, और ये सिल्वर अलग हो गया। अब देखो इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनेगी, जिंक का चार्ज यहाँ पर है 0 और यहाँ पर हो गया इसका चार्ज +2, क्योंकि नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2। नाइट्रेट यहाँ पर भी एक्वस है, यहाँ पर भी एक्वस है,
तो ये स्पेक्टेटर आयन, इसको रिएक्शन में नहीं लिखते। अब देखो इसकी आयनों की क्वेश्चन बन गई, खुद ही बन गई। जिंक जिसका चार्ज 0, सिल्वर के साथ रिएक्ट किया +2, जिंक का चार्ज हो गया +2 और सिल्वर का चार्ज हो गया 0। तो जिंक हुआ ऑक्सीडाइज, सिल्वर हुआ रिड्यूस, 2 मार्क क्लियर। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 2 सिल्वर लग जाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। इसकी स्टेट थी सॉलिड, ये होगा एक्वस, ये हो गया एक्वस और ये हो गया सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के बाहर। ठीक है भाई, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, 2 मार्क क्लियर है बिल्कुल आसानी के साथ। रेडॉक्स, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ ग्रीन निकल, क्रिस्टल मतलब सॉलिड, फॉर्मूला गिवन इज शोन इन द इक्वेशन। ये ग्रीन था सॉलिड, जब हीट दी तो निकल क्लोराइड बन गया येलो कलर का और वाटर अलग। स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉल्ट सच एज निकल टू क्लोराइड विच कंटेन नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, जल्दी याद करो। स्टेट द टर्म टू यूज टू डिस्क्राइब सॉल्ट सच एज, इसका पूछ रहा है, इसको क्या बोलेंगे। वाटर निकल गया, जब वाटर निकल गया तो क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, एनहाइड्रस मीन्स। अब डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल टू क्लोराइड बैक टू ग्रीन, ऐड वाटर। ओ भाई कॉमन सेंस अप्लाई करो, ऐड वाटर। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी ये पेपर बनाया है भाई, या तो बहुत दुख में बनाया, बहुत खुशी में बनाया है, हलवा पकड़ा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया डाइल्यूट एसिड के साथ, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस व्हेन 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉल्यूम दे दिया एसिड का, एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज 120। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स ऑफ मोल पर डीएम ऑफ द डाइल्यूट एसिड। कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन, हमें HCl का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है 25 cm³, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 120 cm³। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 120 cm³ को 24,000 cm³ से डिवाइड करो, 100 दफा पढ़ाया है, तो क्या बचेगा भाई, 120 डिवाइडेड बाय 24,000, ये मोल आ गए 288,000 मोल आ गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है भाई, अब जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने उसके डबल मोल HCl के हैं, क्योंकि इक्वेशन में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पर 2 मोल HCl हैं, तो मोल ऑफ HCl कितने हो गए, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, 288,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गए HCl के मोल 57,600, ये आ गए HCl के मोल। ठीक है, अब तुम्हें मालूम क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हारे पास HCl के मोल भी आ गए, ये मोल आ गए, और तुम्हारे पास HCl का वॉल्यूम भी है। ठीक है भाई, तो कैसे, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको क्या मालूम करना है, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मोल 57,610,20,30,40, मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 25, कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25। पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, ये सब घपला हो गया, कुछ घपला हो गया भैया, क्या मिस्टेक की है हमने। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 124 डिवाइडेड बाय 24,000। दोबारा चेक करता हूं मैं सब कुछ। 120 डिवाइडेड बाय 24 एंड 120 डिवाइडेड बाय 24,000। यही मिस्टेक हुई है भाई, ये मिस्टेक हो गई, ये इतने मोल नहीं आएंगे, ये मोल आएंगे 0 पॉइंट, ये बड़ा मसला हो गया, पता नहीं कैसे, मैं भी नींद में हूँ। 0.005 मोल। अब जितने मोल इसके हैं उसके डबल मोल HCl के हैं, तो इस वैल्यू को 0.005 को मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएंगे 0.01 मोल ऑफ HCl। तो ये मामला भी सारा गलत हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी मालूम करनी है, तो क्या फार्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 25। अब कर लो भाई, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25। ये लो भाई, कंसंट्रेशन आ गई 0.4 मोल पर DM क्यूब, जो कि आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये भी बात आसान हो गई, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। फिर नेक्स्ट पार्ट है, द रिएक्शन इज रिपीटेड एट अ हायर टेम्परेचर। ऊपर वाला रिएक्शन इक्वेशन गिवन है, ऑल द अदर कंडीशन स्टे द सेम, डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, एक्सप्लेन योर आंसर अबाउट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल। यू नो दैट एनर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और कोलिजन बहुत फास्ट हो जाएंगे, रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो। पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, collision faster, more successful collisions, more successful collisions, lower activation energy। ठीक है भाई, तो सक्सेसफुल कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 2 मार्क से क्लियर। द रिएक्शन इज रिपीटेड यूजिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अगेन वही मसला है, the reaction is repeated using a higher concentration of hydrochloric acid, all other conditions stay the same, describe how the rate of reaction changes, explain your answer, idea about collision between particles। भाई देखो, आपने HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स इंक्रीजेस, पार्टिकल्स इंक्रीजेस, सो कोलिजन्स इंक्रीजेस, वही बात, कोलिजन्स और इंक्रीजेस, कोलिजन्स इंक्रीजेस, क्राउडेड पार्टिकल्स, क्राउड बढ़ जाएगा। ये सब बातें लिख दो, नंबर क्लियर करो अपने, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम क्राउड बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर, बहुत क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज हो जाएगा। फिर बी पार्ट है, ड्यूरेलुमिन इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर। अलॉय की डेफिनेशन लिख दो भाई, मिक्सचर, किसने बनाया है पेपर, मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ, मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अदर एलिमेंट्स, मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। Copper is purified by electrolysis using an impure copper anode and pure copper cathode. Construct the ionic equation for the reaction taking place at cathode.
कैथोड के ऊपर अभी अभी पढ़ाया है तुम लोगों को, कॉपर जाएगा +2 प्लस के चार्ज के साथ, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर क्लियर, और ये हो जाएगी रिडक्शन। रेड कैट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वन यूज बता दो। रेजिस्ट टू कोरेजन, रेजिस्ट टू कोरोजन। ठीक है भाई, और क्या है? अब ये पेपर ख़त्म हो गया है, पेपर फिनिश। उम्मीद करता हूँ बहुत हौसला मिला होगा आपको, थोड़ी एनर्जी मिली होगी। इतने मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत ही आसान पेपर होते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। पेपर 4 के लिए रेडी रहें, कल पेपर 4 आ जाएगा। और वंस अगेन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333, और यही मेरा सिम नंबर है। कोई भी असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 03332740 987। सब जानते हैं, आई एम नोमान हसन सिद्दीकी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।